भारत के उत्तराखंड राज्य की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था रामपुर। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी कठिनाइयों के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, मेहनती थे और अपनी किस्मत को भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेते थे। लेकिन इसी गांव की तंग गलियों में एक ऐसा लड़का रहता था जिसकी दुनिया बाकियों से बिल्कुल अलग थी। उसका नाम राजू था। उम्र 15 साल, लेकिन आंखों में एक 100 साल पुराने बुजुर्ग जैसी समझदारी और चमक थी। उसके कपड़े हमेशा मैले कुचैले रहते, हाथों में कालिख लगी होती और जेबें हमेशा अजीबोगरीब तारों और पुर्जों से भरी रहती थीं। गांव के लोग उसे राजू नहीं बल्कि कबाड़ी कहकर बुलाते थे। जहां गांव के बाकी बच्चे स्कूल के बाद क्रिकेट खेलते या खेतों में अपने पिता का हाथ बटाते, राजू कचरे के ढेर में सोना तलाशता रहता था। उसके लिए सोना वह पीली धातु नहीं थी बल्कि पुराने टूटे हुए रेडियो, बेकार पड़ी बैटरियां और जंग लगे तांबे के तार थे। राजू का घर गांव के सबसे निचले हिस्से में था, एक कच्ची झोपड़ी जिसकी छत बारिश में टपकती थी। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। उसकी मां कमला देवी उसे लोगों के घरों में बर्तन मांजकर पाल रही थी। मां को अस्थमा की बीमारी थी और हर बदलता मौसम उनकी सांसों पर भारी पड़ता था। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। हवा में नमी थी जो बता रही थी कि इस साल मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान या शायद क्रूर होने वाला है। गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग और नौजवान बैठे हुक्का पी रहे थे और आने वाली फसल की बातें कर रहे थे। तभी राजू वहां से गुजरा। उसकी पीठ पर एक भारी बोरा लदा था जिसमें से लोहे के टकराने की आवाज आ रही थी। वह थका हुआ लग रहा था, पसीने से लथपथ, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। गांव के जमींदार का बेटा जो हमेशा राजू को तंग करता था, जोर से हंसा। अरे देखो, हमारा वैज्ञानिक आ गया। क्यों रे कबाड़ी, आज कचरे में क्या मिला? कोई खजाना मिल गया क्या जिससे तू अपनी मां की टूटी खटिया बदल सके? वहां बैठे सब लोग हंस पड़े। वह हंसी तीखी थी जो राजू के दिल को चीर सकती थी, लेकिन उसने आदत बना ली थी इसे नजरअंदाज करने की। राजू रुका। उसने अपना बोरा जमीन पर रखा और माथे का पसीना पोंछते हुए बहुत ही विनम्रता से शुद्ध हिंदी में जवाब दिया, भैया, जिसे आप कचरा कहते हैं, कभी कभी वही जरूरत के समय काम आता है। इस बोरे में पुराना डायनेमो है। अगर इसे ठीक कर लिया तो बिजली जाने पर भी मां को हवा मिल सकेगी। जमींदार के बेटे ने उपहास करते हुए कहा, बड़ी बड़ी बातें। अरे पगली के बेटे, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, तेरे ये तार और डिब्बे नहीं। जाकर कहीं मजदूरी कर, कम से कम घर में 2 वक्त का अनाज तो आएगा। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप अपना बोरा उठाया और आगे बढ़ गया। उसे बहस करने का शौक नहीं था। उसे पता था कि शब्दों से ज्यादा काम बोलता है और उसका काम अभी अधूरा था। वह जानता था कि उसकी मां घर पर उसका इंतजार कर रही होगी, उसका काम में का था और उसकी दवा खत्म होने वाली है। घर पहुंचकर उसने देखा कि मां खांस रही थी। चूल्हा बुझा हुआ था क्योंकि लकड़ियां गीली थीं। राजू ने तुरंत अपना बोरा एक कोने में रखा। उसने अपनी जेब से एक माचिस की डिब्बी निकाली, लेकिन वह भी सीली हुई थी। फिर उसने अपनी जादुई पोटली खोली, वही कचरे का ढेर। उसने 2 पत्थर और थोड़ा सा बारूद जो उसने दिवाली के बचे हुए पटाखों से जमा किया था, उन्हें रगड़ा। एक चिंगारी उठी और उसने सूखी घास में आग लगा दी। थोड़ी ही देर में चूल्हा जल उठा। मां ने उसे प्यार से देखा और कहा, बेटा, तू दिन भर कहां रहता है? लोग बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वे तुझे पागल कहते हैं। राजू ने मां के पैर दबाते हुए कहा, मां, दुनिया की बातों पर ध्यान मत दो। वे सिर्फ वही देखते हैं जो उनकी आंखों के सामने है। मैं वह देखने की कोशिश करता हूं जो हो सकता है। आज मुझे शहर के पास वाले बड़े नाले में एक पुरानी ट्रक की बैटरी मिली है। वह पूरी तरह खराब नहीं है। अगर मैं उसे ठीक कर लूं तो हम रात को रोशनी जला सकते हैं। मां ने उसकी आंखों में वह जुनून देखा जो उसके पिता में हुआ करता था। उसने एक गहरी सांस ली और बस इतना ही कहा, भगवान तेरी रक्षा करे बेटा। लेकिन मौसम खराब लग रहा है। आकाश का रंग देख रहा है। ऐसा काला आसमान मैंने बचपन में देखा था जब बड़ी बाढ़ आई थी। राजू ने बाहर झांका। सच में आसमान का रंग अब गहरा बैंगनी हो चुका था। हवाएं चीख रही थीं। पेड़ों के पत्ते ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे वे किसी आने वाले खतरे से डर रहे हों। राजू को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। उसने बचपन से प्रकृति को बहुत करीब से देखा था।
वह जानता था कि यह ऐसी ऑल बंद रहाना पड़ी गई कि आता कि ऐसे अभी पड़ी ऑल बंद रहाना। साधारण बारिश नहीं है। अगले 3 दिन तक बारिश नहीं रुकी। वह बारिश नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे आकाश फट गया हो। पानी की बूंदें गोलियों की तरह छत पर गिर रही थीं। गांव की गलियां जो कल तक धूल भरी थीं, अब कीचड़ और पानी के नालों में बदल गई थीं। तीसरे दिन की रात हालात बिगड़ने लगे। नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। गांव के प्रधान ने डुगडुगी बजवाकर सबको चेतावनी दी, सब लोग सतर्क रहें। कोसी नदी का पानी बढ़ रहा है। जिनके घर निचले इलाके में हैं, वे अपना सामान लेकर ऊंचे टीले पर बने शिव मंदिर में शरण ले लें। राजू का घर सबसे पहले खतरे में था। पानी उसकी झोपड़ी की दहलीज तक आ चुका था। उसने अपनी मां को सहारा देकर उठाया। मां की सांसें फूल रही थीं। नमी के कारण उनका अस्थमा बिगड़ गया था। राजू ने घर का कीमती सामान नहीं उठाया, न कपड़े न बर्तन। उसने उठाया तो बस अपना वह पुराना कैनवास का बैग जिसमें उसके औजार, तार, कुछ पुरानी बैटरियां और एक ट्रांजिस्टर था। बेटा, कपड़े ले लें। यह कबाड़ क्यों ढो रहा है? मां ने खांसते हुए पूछा। मां, यह कबाड़ नहीं, यह हमारी उम्मीद है, राजू ने दृढ़ता से कहा। उसने मां को अपनी पीठ पर लादा क्योंकि वह चलने में असमर्थ थीं और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि पूरा गांव अफरा तफरी में था। गाय भैंसें रंभा रही थीं, बच्चे रो रहे थे। लोग अपने सिर पर अनाज की बोरियां और संदूक रखकर भाग रहे थे। पानी अब घुटनों तक आ गया था और उसका बहाव इतना तेज था कि एक वयस्क आदमी को भी गिरा दे। मंदिर गांव की सबसे ऊंची जगह पर था। वहां पहुंचकर राजू ने मां को एक सुरक्षित कोने में लिटाया। पूरा गांव वहां सिमट आया था। करीब 500 लोग उस छोटे से मंदिर के प्रांगण में जमा थे। बाहर प्रलय का दृश्य था। बिजली कड़क रही थी, करीब 5 की संदूर की बात कर रहे, और हर चमक के साथ दिखाई देता था कि पानी कैसे गांव को निगल रहा है। तभी एक जोरदार आवाज आई, एक धमाके जैसी। सब लोग सिहर उठे। पुल, पक्का पुल टूट गया, किसी ने चिल्लाया। गांव को शहर से जोड़ने वाला एकमात्र कंक्रीट का पुल बह गया था। अब रामपुर गांव पूरी दुनिया से कट चुका था। न कोई आ सकता था, न कोई जा सकता था। और सबसे बुरी बात यह थी कि बिजली के खंभे भी उखड़ गए थे। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ मंदिर के दिए और बिजली की चमक का सहारा था। प्रधान जी, जो एक बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति थे, भीड़ के बीच खड़े हुए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। उन्होंने अपना पुराना मोबाइल फोन निकाला और नेटवर्क चेक किया। सिग्नल नहीं है, उन्होंने हताशा में कहा। फोन मर चुका है। लैंडलाइन की तारें कब की टूट चुकी होंगी। हम फंस गए हैं और पानी अभी भी बढ़ रहा है। भीड़ में खलबली मच गई। औरतें रोने लगीं। एक कोने में रामू काका की पत्नी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसे तुरंत डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन अब शहर जाना नामुमकिन था। राजू एक कोने में चुपचाप बैठा अपने ट्रांजिस्टर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वह दुनिया भर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा था। समाचार, मौसम विभाग, कुछ भी, लेकिन ट्रांजिस्टर से सिर्फ शूं शूं की आवाज आ रही थी। शोरगुल, कोई स्पष्ट आवाज नहीं। बैटरी बचाओ लड़के, एक आदमी ने उस पर चिल्लाया। यहां पीने का पानी नहीं है और तुझे बाजा बजाना है? राजू ने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग कहीं और चल रहा था। उसने प्रधान जी की बात सुनी थी। सिग्नल नहीं है, हम फंस गए हैं, मदद नहीं आ सकती। उसकी नजर मंदिर की खिड़की से बाहर गई। दूर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर बादलों और बारिश के बीच एक धुंधली सी आकृति दिखाई दे रही थी। वह अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना वॉच टावर निगरानी मीनार था, जिस पर एक लोहे का ढांचा लगा था। सालों पहले वहां एक रडार या ट्रांसमीटर हुआ करता था, लेकिन अब वह जंग खा रहा था। लोग कहते थे वह भूतिया है और वहां जाना मना था। राजू को अपने पिता की एक बात याद आई। उसके पिता, जो सेना में तो नहीं थे, लेकिन फौजियों के लिए सामान ढोने का काम करते थे, उन्होंने एक बार बताया था, राजू, हवा में तरंगे हमेशा होती हैं, बस उन्हें पकड़ने वाला जाल सही होना चाहिए। अगर तुम सही ऊंचाई पर जाओ और सही तार जोड़ो तो तुम भगवान से भी बात कर सकते हो। बेशक यह एक मजाक था, लेकिन राजू के लिए यह एक सिद्धांत था। मंदिर के अंदर स्थिति बदतर होती जा रही थी। पानी मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। अगर बारिश नहीं रुकी तो सुबह तक पानी मंदिर के अंदर आ जाएगा। खाने का सामान सीमित था और सबसे बड़ी बात, किसी को पता भी नहीं था कि रामपुर गांव डूब रहा है।
सरकार और सेना को लगेगा कि सब ठीक है, या वे बड़े शहरों को बचाने में लगे होंगे। इस छोटे से गांव की याद किसे आएगी? राजू ने अपनी मां की ओर देखा। उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। उनका इनहेलर पंप लगभग खाली हो चुका था। अगर मदद नहीं आई तो शायद वह कल का सूरज नहीं देख पाएंगी। और सिर्फ उसकी मां ही नहीं, वह गर्भवती महिला, वह बूढ़े दादाजी जो ठंड से कांप रहे थे, वे सब। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। डर से नहीं, बल्कि एक संकल्प से। उसे कुछ करना होगा। उसे उस टावर तक जाना होगा। उसने अपने बैग को कस कर पकड़ा। उसमें कुछ तार थे, एक पुरानी टॉर्च थी और वह ट्रक की बैटरी जिसे उसने अभी पूरी तरह ठीक नहीं किया था। मां, उसने धीरे से मां के कान में कहा, जो अर्ध बेहोशी में थी, मैं अभी आता हूं, थोड़ा काम है। कहां जा रहा है इतनी रात में? मां ने कमजोर आवाज में पूछा। उनकी आंखें पूरी नहीं खुली थीं। बस यहीं पास में, प्रधान जी बुला रहे हैं। राजू ने झूठ बोला। वह मां को डराना नहीं चाहता था। राजू भीड़ को चीरता हुआ प्रधान जी के पास पहुंचा। प्रधान जी अपने सिर पर हाथ रखकर बैठे थे। प्रधान काका, राजू ने अपनी पतली लेकिन गंभीर आवाज में कहा। प्रधान जी ने ऊपर देखा। क्या है राजू, भूख लगी है क्या? अभी खाना नहीं बना है। नहीं काका, राजू ने कहा, मैं मदद ला सकता हूं। तू? पास खड़े एक पंच ने हंसते हुए कहा। तू क्या करेगा? पानी को बाल्टी से बाहर फेंकेगा? राजू ने उनकी हंसी को अनसुना कर दिया। उसने प्रधान जी की आंखों में देखा। काका, पहाड़ी के ऊपर जो पुराना टावर है, वह गांव की सबसे ऊंची जगह है। अगर मैं वहां जा सकूं तो शायद मैं अपने इस रेडियो को एक ट्रांसमीटर में बदल सकता हूं। मेरे पास सामान है। अगर मैं सेना की फ्रीक्वेंसी पकड़ लूं तो हम उन्हें बता सकते हैं कि हम यहां हैं। प्रधान जी ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गया हो। राजू, तू होश में तो है? बाहर देख क्या हो रहा है। वह टावर 50 साल से बंद पड़ा है। वहां तक जाने का रास्ता भी नहीं बचा होगा। फिसलन है, अंधेरा है और जंगली जानवर भी हो सकते हैं। और तू 15 साल का बच्चा उस लोहे के ढांचे पर चढ़ेगा? बिजली कड़क रही है। अगर टावर पर बिजली गिरी तो तू राख बन जाएगा। लेकिन काका, अगर हम यहीं बैठे रहे तो पानी हमें मार देगा। राजू ने तर्क दिया। मेरी मां की दवाई खत्म हो रही है। काकी की हालत खराब है। हमें कोशिश करनी होगी। मुझे बस एक मौका दीजिए। नहीं, प्रधान जी ने डांटा। मैं तुझे मरने के लिए नहीं भेज सकता। तेरी मां को क्या जवाब दूंगा? चुपचाप बैठ जा कोने में। राजू वहां से हट गया, लेकिन वह बैठा नहीं। उसने मंदिर के दरवाजे की ओर देखा। बाहर आंधी और तेज हो गई थी। हवा की आवाज किसी रोते हुए राक्षस जैसी थी। लेकिन राजू के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अपनी मां की उखड़ती हुई सांसें। उसने तय कर लिया था, वह किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करेगा। उसने अपनी पुरानी फटी हुई प्लास्टिक की बरसाती रेनकोट पहनी, अपने जूतों के फीते कसकर बांधे और अपना भारी बैग पीठ पर लाद लिया। जब सबकी नजरें आपस में बहस करने में व्यस्त थीं, राजू परछाई की तरह पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, हवा के एक तेज झोंके ने उसे लगभग गिरा दिया। बारिश की बूंदें सुई की तरह चुभ रही थीं। ठंड इतनी थी कि उसकी हड्डियों में दर्द होने लगा। लेकिन उसने पहाड़ी की चोटी की ओर देखा। बिजली कौंधी और एक पल के लिए वह टावर दिखाई दिया। एक काला, डरावना कंकाल जैसा ढांचा जो तूफान को चुनौती दे रहा था। मैं आ रहा हूं, राजू ने खुद से कहा। या तो मैं सिग्नल भेजूंगा या मैं वापस नहीं आऊंगा। उसने पहला कदम बढ़ाया। कीचड़ में उसका पैर धंस गया। यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं थी, यह मौत के साथ रेस थी। मंदिर के अंदर का माहौल अब किसी शमशान जैसा भारी हो चुका था। बाहर तूफान का शोर इतना तेज था कि लोगों को एक दूसरे की बात सुनने के लिए चिल्लाना पड़ रहा था। हर बार जब बिजली कड़कती, मंदिर के पुराने पत्थर थरथरा उठते। पानी अब सीढ़ियों की आखिरी पायदान को पार कर चुका था और धीरे धीरे प्रांगण में घुसने लगा था। वह काला, गंदा पानी अपने साथ मरे हुए जानवर और उखड़े हुए पेड़ लेकर आ रहा था। मंदिर के एक कोने में रामू काका की पत्नी सुशीला दर्द से तड़प रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। रामू काका ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। उनकी आंखों में आंसू थे। वैद्य जी, रामू काका चिल्लाए, कुछ तो कीजिए। इसकी सांसें टूट रही हैं। गांव के पुराने वैद्य, जो अब खुद 80 साल के हो चुके थे, लाचार खड़े थे। उनकी पोटली में जो थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां थीं, वे भीग चुकी थीं। उन्होंने कांपते हाथों से सुशीला की नब्ज टटोली। फिर उन्होंने रामू की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। वह हिलाना नामे था।
बच्चा फंस गया है। रामू, वैद्य जी ने भारी आवाज में कहा, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। यहां मैं कुछ नहीं कर सकता। रामू काका ने पागलपन में मंदिर के बंद दरवाजों की ओर देखा। अस्पताल? कैसे जाऊं अस्पताल? पुल टूट चुका है, नावें बह चुकी हैं। क्या मेरी पत्नी और बच्चा यहीं मर जाएंगे? हे भोलेनाथ, यह कैसा न्याय है? उनकी चीख ने वहां मौजूद हर इंसान का दिल दहला दिया। औरतें अपनी साड़ियों के पल्लू से मुंह छिपाकर रोने लगीं। प्रधान जी एक पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े थे। उन्हें अपनी लाचारी का एहसास हो रहा था। वे इस गांव के मुखिया थे, लेकिन आज वे प्रकृति के सामने एक चींटी से भी छोटे थे। तभी भीड़ के बीच से एक कमजोर आवाज आई, राजू, मेरा राजू कहां है? यह कमला देवी थीं। उनकी आंखें अब खुल चुकी थीं। बुखार और अस्थमा के कारण उनका शरीर तप रहा था, लेकिन एक मां का दिल खतरे को भांप चुका था। उन्होंने अपने आसपास देखा। सब थे, लेकिन वह चेहरा नहीं था जिसे देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही थीं। प्रधान जी धीरे धीरे उनके पास आए। वे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। कमला, प्रधान जी ने भारी मन से कहा। राजू, वह चला गया। चला गया? कमला देवी ने उठने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ी। कहां? इस तूफान में कहां? वह कह रहा था कि वह टावर पर जाएगा। एक आदमी ने बीच में कहा। पागल हो गया था। कह रहा था कि सेना को बुलाएगा। हमने रोका, लेकिन वह नहीं माना। कमला देवी की आंखों में अंधेरा छा गया। टावर, वह शापित टावर जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे, और इस तूफान में तुमने उसे जाने दिया। कमला देवी ने प्रधान जी की ओर देखकर चीखा। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि बादलों की गर्जन भी फीकी पड़ गई। वह बच्चा है, 15 साल का बच्चा। तुमने उसे मौत के मुंह में जाने दिया, क्योंकि वह अनाथ है, क्योंकि वह गरीब है। अगर तुम्हारा बेटा होता तो क्या तुम उसे जाने देते? प्रधान जी के पास कोई जवाब नहीं था। पूरा गांव शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। जिस लड़के को उन्होंने हमेशा कबाड़ी और पागल कहकर दुत्कारा था, आज वही लड़का उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर बाहर गया था। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ, कमला देवी ने रोते हुए कहा, तो मैं इस गांव को कभी माफ नहीं करूंगी। मंदिर के बाहर हालात और भी भयानक थे। राजू घुटनों तक कीचड़ में ढंसा हुआ था। बारिश की बूंदें अब बूंदें नहीं, बल्कि पत्थर की तरह उसके शरीर पर चोट कर रही थीं। ठंड इतनी थी कि उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसने अपनी पुरानी बरसाती को कसकर पकड़ रखा था, लेकिन वह कब की फट चुकी थी। उसके भीगे हुए कपड़े शरीर से चिपके हुए थे, और हर हवा का झोंका उसे हड्डियों तक जमा देता था। पहाड़ी का रास्ता, जो सामान्य दिनों में भी मुश्किल था, अब एक फिसलन भरी मौत की ढलान बन चुका था। हर कदम पर खतरा था। एक तरफ गहरी खाई थी जहां उफनती हुई नदी बह रही थी, और दूसरी तरफ पहाड़ी से गिरते हुए पत्थर। अचानक उसका पैर एक गीली चट्टान पर फिसला। आह! राजू के मुंह से चीख निकल गई। वह नीचे की ओर लुढ़का। कीचड़ और पत्थरों के साथ वह खाई की ओर फिसलने लगा। उसने हाथ पैर मारे, किसी झाड़ी को पकड़ने की कोशिश की। उसका वह भारी बैग, जिसमें बैटरियां और औजार थे, उसका संतुलन बिगाड़ रहा था। एक पल के लिए उसे लगा कि सब खत्म हो गया। वह खाई में गिर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तभी उसका दाहिना हाथ एक पेड़ की बाहर निकली हुई जड़ से टकराया। उसने पूरी ताकत से उसे जकड़ लिया। उसका आधा शरीर खाई में लटका हुआ था। नीचे अंधेरी खाई में नदी की गर्जना सुनाई दे रही थी, जैसे मौत उसे बुला रही हो। उसका बैग उसके कंधे से फिसलकर लटक गया था। अगर बैग गिरा तो सारा सामान गिर जाएगा, सारी उम्मीदें गिर जाएंगी। नहीं, नहीं, राजू ने दांत भींचते हुए कहा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसकी हथेलियों से खून रिसने लगा, क्योंकि जड़ बहुत खुरदुरी थी। उसने एक जोरदार झटका दिया और खुद को ऊपर खींचा। वह कीचड़ में लथपथ होकर मुख्य रास्ते पर वापस आ गिरा। वह हाँप रहा था। उसका दिल हथौड़े की तरह चल रहा था। वह वहीं कीचड़ में लेटा रहा। बारिश उसके चेहरे को धो रही थी। आंसू और बारिश का पानी मिल गया था। मैं यह क्यों कर रहा हूं? उसके मन ने उससे पूछा। वे लोग मुझे पागल कहते हैं, वे मुझ पर हंसते हैं। मैं वापस चला जाऊं तो? नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। मां इंतजार कर रही है। उसने अपनी जेब टटोली। एक छोटी सी पॉलीथीन में लिपटी हुई उसकी मां की तस्वीर थी। उसने उसे बाहर नहीं निकाला, बस ऊपर से ही छुआ। उसे लगा जैसे मां का हाथ उसके सिर पर है। हिम्मत मत हारना राजू,
उसे अपने पिता की आवाज याद आई। असली फौजी वह नहीं जो वर्दी पहनता है, असली फौजी वह है जो हार नहीं मानता। राजू ने कीचड़ पोंछा और फिर से खड़ा हो गया। उसके घुटने से खून बह रहा था, लेकिन अब उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अब उसे सिर्फ वह टावर दिख रहा था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा था, हवा का दबाव बढ़ता जा रहा था। पेड़ ऐसे झुक रहे थे जैसे वे भी हार मान चुके हों, लेकिन राजू चलता रहा। एक कदम, दो कदम, हर कदम एक युद्ध था। करीब 1 घंटे की जानलेवा चढ़ाई के बाद वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिजली की एक जोरदार चमक हुई और उस रोशनी में वह टावर दिखाई दिया। वह लोहे का एक विशाल ढांचा था, करीब 100 फीट ऊंचा। सालों से देखभाल न होने के कारण उस पर जंग की मोटी परत चढ़ी हुई थी। हवा के थपेड़ों से टावर से एक डरावनी सीटी जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई भूत रो रहा हो। टावर के नीचे एक छोटा सा कंट्रोल रूम था, जिसकी छत उड़ चुकी थी और दीवारें टूट चुकी थीं। चारों तरफ झाड़ झंखाड़ था। राजू धीरे धीरे टावर के पास गया। उसने लोहे के खंभे को छूकर देखा। वह बर्फ जैसा ठंडा था और जंग के कारण खुरदरा था। यही है, राजू बुदबुदाया, यही वह जगह है जहां से आवाज दुनिया तक जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि टावर के नीचे के तार पूरी तरह गल चुके थे। उसका प्लान था कि वह नीचे से ही तारों को जोड़कर सिग्नल भेजेगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि यह नामुमकिन है। नीचे के सारे कनेक्शन बर्बाद हो चुके थे। उसे ऊपर चढ़ना होगा। उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। टावर की चोटी बादलों में छिपी हुई थी। सीढ़ियां जगह जगह से टूटी हुई थीं। हवा इतनी तेज थी कि एक मजबूत आदमी को भी उड़ा ले जाए, और उसके पीठ पर 15 किलो का बैग था। हे भगवान, राजू ने कांपते हुए कहा, अगर मैं गिरा तो हड्डी भी नहीं मिलेगी। लेकिन तभी उसे सुशीला काकी की चीख याद आई। उसे प्रधान जी का निराश चेहरा याद आया, और सबसे बढ़कर उसे अपनी मां की उखड़ती हुई सांसें याद आईं। उसने अपने बैग को कसकर बांधा। उसने अपनी रस्सी निकाली और उसे अपनी कमर से बांधा। उसने एक गहरी सांस ली, जिसमें गीली मिट्टी और जंग की गंध थी। डरने का वक्त नहीं है राजू, उसने खुद को डांटा। तू कबाड़ी है ना, कबाड़ी किसी भी टूटी चीज को जोड़ सकता है। आज तुझे अपनी किस्मत को जोड़ना है। उसने पहला कदम लोहे की सीढ़ी पर रखा। सीढ़ी चरमराई, जंग के टुकड़े झड़कर नीचे गिरे। उसने दूसरा कदम रखा। हवा ने उसे धक्का दिया। उसने तीसरा कदम रखा, और इस तरह एक 15 साल का लड़का अंधेरी रात में तूफान के बीच मौत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। नीचे पूरा गांव मौत के इंतजार में था, और ऊपर सिर्फ भगवान और राजू का पागलपन था। इसी समय बहुत दूर सेना के बेस कैंप में कर्नल सिंह अपने रडार रूम में खड़े थे। सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी। बाहर भी बारिश हो रही थी, लेकिन यहां सब सुरक्षित था। कोई सिग्नल? कर्नल ने पूछा। नहीं सर, ऑपरेटर ने जवाब दिया। मौसम बहुत खराब है। हमारे हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। सैटेलाइट इमेज भी साफ नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि रामपुर गांव का क्या हाल है। शायद वहां सब ठीक हो। शायद, कर्नल ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। लेकिन मेरा दिल कहता है कि वहां कुछ गड़बड़ है। पहाड़ियों में जब इतनी बारिश होती है तो तबाही आती है। काश हमें उनकी लोकेशन मिल पाती। काश कोई संपर्क हो पाता। उन्हें नहीं पता था कि मीलों दूर एक छोटा सा डॉट रडार स्क्रीन पर चमकने की कोशिश कर रहा था। एक ऐसा सिग्नल जो किसी मशीन से नहीं, बल्कि एक बच्चे की हिम्मत से पैदा होने वाला था। राजू अब टावर के आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। उसके हाथ सुन्न हो चुके थे। लोहे की ठंडक उसके दस्तानों को पार कर चुकी थी। हवा अब और भी क्रूर हो गई थी, जैसे वह उसे टावर से नोचकर फेंक देना चाहती हो। अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट हुई। राजू ने ऊपर देखा। ठीक उसके ऊपर वाले हिस्से में बिजली गिरी। धड़ाम, टावर हिला। राजू का पैर फिसला। उसका एक हाथ छूट गया। वह हवा में झूल गया, सिर्फ एक हाथ के सहारे। नीचे गहरी खाई। उसका मुंह बाएं इंतजार कर रही थी। मां, वह चिल्लाया। उसकी आवाज तूफान में खो गई। वह वहां लटका रहा, जीवन और मृत्यु के बीच। बारिश उसकी आंखों में घुस रही थी। उसकी उंगलियां फिसल रही थीं। क्या यही अंत था? क्या उसकी कहानी यहीं खत्म होने वाली थी? एक पागल लड़का जो आसमान को छूने चला था और जमीन पर गिरकर मर गया? नहीं, अभी नहीं। उसने अपनी कमर में बंधी रस्सी को महसूस किया। उसने अपने दूसरे हाथ को ऊपर फेंका और लोहे की छड़ को पकड़ लिया। उसने खुद को खींचकर वापस सीढ़ी पर टिकाया।
वह रो रहा था, डर से, ठंड से, दर्द से। लेकिन वह रुका नहीं। बस थोड़ा और, वह बड़बड़ाया, बस थोड़ा और। वह चढ़ता गया, अंधेरे को चीरता हुआ, तूफान को हराता हुआ। वह अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह रामपुर की आखिरी उम्मीद था। और उम्मीद इतनी आसानी से नहीं मरती। टावर की चोटी, यह जगह इंसान के लिए नहीं थी। यहां हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह कानों के पर्दे फाड़ सकती थी। राजू जब आखिरी सीढ़ी चढ़कर छोटे से लोहे के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो उसे लगा जैसे वह दुनिया के अंत पर खड़ा है। नीचे पूरा रामपुर गांव गायब हो चुका था। सिर्फ घना काला अंधेरा और बारिश की चादर थी। कभी कभी बिजली चमकती तो उसे नीचे पानी का समुद्र दिखाई देता जो सब कुछ निगलने को तैयार था। राजू प्लेटफॉर्म पर रेंगता हुआ उस कंट्रोल बॉक्स तक पहुंचा। लोहे का वह बक्सा किसी मरे हुए जानवर जैसा लग रहा था। उसने अपनी जेब से एक पेचकस स्क्रू ड्राइवर निकाला। उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि पेचकस 2 बार फिसल गया। शांत हो जा राजू, उसने खुद को डांटा। हाथ मत कांपने दे, अगर पेंच नीचे गिर गया तो सब खत्म। उसने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर जंग लगे पेंचों को घुमाया। 1, 2, 3। ढक्कन खुला और एक तेज हवा के झोंके के साथ वह उड़ गया, खाई में कहीं दूर जा गिरा। राजू ने अपनी टॉर्च जलाई और उसे मुंह में दबा लिया। रोशनी बॉक्स के अंदर पड़ी। अंदर का नजारा दिल तोड़ने वाला था। पक्षियों ने घोंसले बना रखे थे, तारें चूहों ने कुतर दी थीं। ट्रांसमीटर का मुख्य सर्किट बोर्ड नमी और जंग से काला पड़ चुका था। कोई भी समझदार इंजीनियर इसे देखते ही कह देता यह कचरा है। लेकिन राजू इंजीनियर नहीं था, वह कबाड़ी था। और कबाड़ी कभी किसी चीज को मृत घोषित नहीं करता। दिल धड़क रहा है या नहीं, यह मैं तय करूंगा, राजू ने बुदबुदाते हुए कहा। उसने जल्दी से अपना बैग खोला। बारिश का पानी बैग के अंदर जा रहा था, इसलिए उसने अपने शरीर से बैग को ढका। उसने वह भारी ट्रक की बैटरी निकाली जिसे वह नीचे से अपनी पीठ पर लाद कर लाया था। यह बैटरी उसकी आखिरी उम्मीद थी। टावर की बिजली कटी हुई थी, इसलिए इस ट्रांसमीटर को जिंदा करने के लिए उसे बाहरी ताकत, पावर सोर्स की जरूरत थी। राजू ने अपनी जेब से चाकू निकाला। उसे ट्रांसमीटर के मुख्य पावर इनपुट को ढूंढना था। अंधेरे और बारिश में नंगी तारों को पहचानना मुश्किल हो रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी में लाल और काले तारों को ढूंढा। यही है, उसने सोचा, मेन पावर लाइन। उसने चाकू से तार का इंसुलेशन प्लास्टिक कवर छीलने की कोशिश की, लेकिन ठंड की वजह से उसकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चाकू फिसला और उसकी तर्जनी उंगली पर एक गहरा कट लग गया। खून बहने लगा और बारिश के पानी के साथ मिल गया। राजू ने दर्द से कराहते हुए अपनी उंगली मुंह में दबाई। खून का स्वाद खारा था, लेकिन उसके पास पट्टी बांधने का समय नहीं था। उसने अपनी उंगली से बहते खून की परवाह किए बिना अपने दांतों से तार को पकड़ा और जोर से खींचकर छील दिया। तांबे की तार चमक उठी। अब असली चुनौती थी। उसे ट्रक की बैटरी को इस पुराने ट्रांसमीटर से जोड़ना था, लेकिन वोल्टेज का अंतर था। अगर उसने सीधे तार जोड़ दिए तो ट्रांसमीटर जल जाएगा, और अगर पावर कम रही तो सिग्नल नहीं जाएगा। एक मॉडरेट पावर कम देख रहेगा। रेजिस्टेंस, मुझे प्रतिरोध चाहिए। राजू ने दिमाग दौड़ाया, करंट को कम करना होगा। उसने इधर उधर देखा, टावर पर कुछ नहीं था। फिर उसकी नजर अपनी पुरानी टॉर्च पर गई। उसके अंदर एक छोटा स्प्रिंग था। हाँ, उसने अपनी टॉर्च को पत्थर पर मारा और उसे तोड़ दिया। उसने वह पतला स्प्रिंग निकाला। यह एक काम चलाऊ रजिस्टर का काम करेगा। उसने बैटरी के एक तार को स्प्रिंग से बांधा और दूसरे सिरे को ट्रांसमीटर से। यह सब करते हुए बारिश उसे लगातार मार रही थी। उसका शरीर सुन्न हो चुका था। उसे अब ठंड महसूस नहीं हो रही थी, जो कि एक खतरनाक संकेत था। उसका दिमाग धुंधलाने लगा था। मां, उसने अपनी मां का चेहरा याद किया। बस एक कनेक्शन और। उसने आखिरी तार जोड़ा। एक चिंगारी, स्पार्क निकली। छन। राजू पीछे हट गया। क्या मशीन जल गई? वह सांस रोककर देखने लगा। कंट्रोल बॉक्स के अंदर जंग और धूल के बीच एक छोटी सी लाल बत्ती टिमटिमाई। टिम टिम टिम। वह जल रही थी। मशीन में जान आ गई थी। राजू की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह खुशी से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसने कांपते हाथों से ट्रांसमीटर का माइक्रोफोन उठाया। वह बहुत पुराना था, उस पर काई जमी थी। उसने फ्रीक्वेंसी डायल को घुमाना शुरू किया। खड़खड़, शू शू। स्पीकर से शोर आ रहा था।
उसे इमरजेंसी चैनल ढूंढना था। उसे पता नहीं था कि वह कौन सा नंबर है। वह बस अंदाजे से डायल घुमा रहा था। कोई है? क्या कोई मुझे सुन रहा है? वह माइक में चिल्लाया। हम रामपुर से बोल रहे हैं, हम डूब रहे हैं। कोई है? सिर्फ शोर, तूफान का शोर। प्लीज, भगवान के लिए। राजू रो पड़ा। मेरी मां नीचे है, मेरा गांव नीचे है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और टावर खतरनाक रूप से हिल गया। राजू का संतुलन बिगड़ा और वह मशीन के ऊपर गिर गया। उसका सीना लोहे के कोनों से टकराया। दर्द का एक तेज झटका लगा। तो 1000 की हाथ से 5 का झटका लगा। तभी स्पीकर से एक अलग आवाज आई। अल्फा, डेल्टा, कॉपी। आवाज बहुत धीमी थी, टूटी फूटी थी, लेकिन वह इंसान की आवाज थी। राजू ने जल्दी से डायल को थोड़ा और घुमाया। उसे फाइन ट्यून करने की कोशिश की। यह बेस कैंप। कौन है इस फ्रीक्वेंसी पर? यह प्रतिबंधित चैनल है। राजू ने माइक को दोनों हाथों से जकड़ लिया। सर, मैं राजू बोल रहा हूं, रामपुर गांव से। हम बाढ़ में फंस गए हैं, पुल टूट गया है, पानी मंदिर में घुस रहा है। हमारे पास वक्त नहीं है सर, प्लीज बचाइए। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। शायद सिग्नल टूट गया था। राजू का दिल बैठ गया। उसने फिर से चिल्लाया, सर। चंद सेकंड बाद आवाज वापस आई। इस बार आवाज में कड़ापन नहीं बल्कि हैरानी थी। रामपुर, लेकिन रडार पर वहां कुछ नहीं दिख रहा। बच्चे, तुम कहां से बोल रहे हो? तुम्हारी लोकेशन क्या है? मैं टावर पर हूं सर, पहाड़ी वाले पुराने टावर पर। मैंने बैटरी जोड़ी है। प्लीज, मेरी मां मर जाएगी, सब लोग मर जाएंगे। बेस कैंप में कर्नल सिंह अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे। उन्होंने अपने ऑपरेटर की ओर देखा। क्या यह मजाक है? ऑपरेटर ने हेडफोन को कान से सटाते हुए कहा, नहीं सर, सिग्नल बहुत कमजोर है, लेकिन उसमें जो बैकग्राउंड नॉइज है वह तूफान का है, और बच्चे की आवाज में जो डर है वह एक्टिंग नहीं हो सकती। सर, वह सच बोल रहा है। कर्नल ने तुरंत माइक अपने हाथ में लिया। बेटा, घबराओ मत, मेरा नाम कर्नल सिंह है। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? राजू ने कर्नल की भारी और भरोसेमंद आवाज सुनी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। जी सर, सुन रहा हूं। बेटा, तुम्हारी हिम्मत को सलाम, लेकिन हमें तुम्हारी सही लोकेशन नहीं मिल रही। बादलों की वजह से विजिबिलिटी, दृश्यता शून्य है। क्या तुम हमें कोई इशारा दे सकते हो? कोई रोशनी, कोई आग? राजू ने अपने चारों तरफ देखा। उसकी टॉर्च टूट चुकी थी, माचिस गीली थी। यहां ऊपर आग जलाने के लिए कुछ नहीं था। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। मेरे पास कुछ नहीं है सर, राजू ने हताशा में कहा। मेरी टॉर्च टूट गई। सोचो बेटा, कर्नल की आवाज में भी अब बेचैनी थी। हेलीकॉप्टर निकल रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें नहीं देखा तो वे वापस लौट जाएंगे। हमें रोशनी चाहिए, कुछ भी जो चमके। राजू की नजर उस ट्रक की बैटरी पर गई और फिर उन 2 तारों पर जो उसने अभी अभी जोड़े थे। उसके दिमाग में एक पागलपन भरा विचार आया, एक खतरनाक विचार। अगर वह उन 2 मुख्य तारों को, पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में टकराए तो एक बहुत बड़ी चिंगारी, आर्क वेल्डिंग जैसी रोशनी पैदा होगी। यह बहुत तेज चमक होगी जिसे मीलों दूर से देखा जा सकता है। लेकिन ऐसा करने पर बैटरी फट सकती थी या उसे इतना तेज करंट लग सकता था कि वह वहीं मर जाए। राजू, तुम वहां हो? कर्नल की आवाज आई। राजू ने नीचे देखा। मंदिर की वह छोटी सी दुनिया जहां उसकी मां आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने ऊपर देखा, उस निर्दयी आसमान को। मैं हूं सर, राजू ने शांत आवाज में कहा। मैं आपको रोशनी दिखाऊंगा, आप बस आइए। उसने माइक नीचे रख दिया। उसने बैटरी के दोनों मोटे तारों को अपने हाथों में लिया। उसके हाथ खून और बारिश से सने थे। मां, आंखें खुली रखना, उसने धीरे से कहा। उसने एक गहरी सांस ली और दोनों तारों को एक दूसरे के करीब लाया। जम जैसे ही तार टकराए, एक नीली और सफेद रोशनी का विस्फोट हुआ। वह किसी आतिशबाजी जैसा नहीं था, बल्कि एक बिजली के गोले जैसा था। चिंगारियां फव्वारे की तरह फूटीं। रोशनी इतनी तेज थी कि अंधेरी पहाड़ी दिन की तरह चमक उठी। एक पुरा के लोक की। राजू को लगा जैसे उसके हाथों में आग लग गई हो। करंट का झटका उसे पीछे की ओर फेंकने वाला था, लेकिन उसने दांत भींचकर तारों को जोड़े रखा। उसे यह रोशनी बनाए रखनी थी, कम से कम कुछ सेकंड तक, ताकि पायलट उसे देख सके। आह हा हा, वह दर्द से चिल्लाया। उसकी हथेलियों की खाल जल रही थी। ठीक उसी वक्त बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक और आवाज आई। धुड़ 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 धुड़।
वह बादलों की आवाज नहीं थी, वह रोटर ब्लेड्स की आवाज थी। हेलीकॉप्टर। राजू की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। दर्द बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले उसने देखा कि बादलों को चीरते हुए एक तेज सर्च लाइट सीधी उसके ऊपर पड़ी। वह रोशनी भगवान की आंख जैसी थी। टारगेट विजिबल। रेडियो पर पायलट की आवाज गूंजी। बच्चा टावर पर है। मैं दोहराता हूं, बच्चा टावर पर है। राजू ने तार छोड़ दिए। वह पीछे की ओर गिरा। उसका शरीर सुन्न हो चुका था। वह गीले लोहे के फर्श पर पड़ा था। बारिश उसके जलते हुए हाथों पर गिर रही थी। मैंने कर दिया मां, उसने मन में सोचा। मैंने कर दिया, और फिर सब कुछ काला हो गया। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज ने तूफान की गर्जना को भी दबा दिया था। भारतीय वायुसेना का ध्रुव हेलीकॉप्टर बादलों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। पायलट, विंग कमांडर राठौर अपनी सीट पर आगे की ओर झुके हुए थे। उनकी आंखें उस अंधेरी पहाड़ी पर टिकी थीं, जहां अभी अभी एक नीली बिजली कौंधी थी। पायलट, क्या तुमने वो देखा? राठौर ने इंटरकॉम पर चिल्लाकर पूछा। हां सर, वो आसमानी बिजली नहीं थी, पायलट ने जवाब दिया। वह जमीन से आई थी, एक निरंतर आर्क फ्लैश, जैसे कोई वेल्डिंग कर रहा हो। लोकेशन कंफर्म है, टावर के ठीक ऊपर। हेलीकॉप्टर टावर के ऊपर मंडराने लगा, होवरिंग। नीचे का नजारा भयानक था। टावर हवा में किसी तिनके की तरह हिल रहा था। गरुड़ 1, नीचे जाने के लिए तैयार हो जाओ, राठौर ने आदेश दिया। विंच। ऑपरेटर, ध्यान रखना, हवा बहुत तेज है, हमें बस एक मौका मिलेगा। हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। बारिश की बौछार अंदर आ गई। गरुड़ कमांडो सार्जेंट विक्रम ने अपनी कमर में रस्सा बांधा। उन्होंने नीचे अंधेरे में देखा। टावर का छोटा सा प्लेटफॉर्म किसी मौत के जाल जैसा लग रहा था। जय हिंद, विक्रम बुदबुदाए और नीचे कूद गए। वह हवा में झूलते हुए धीरे धीरे टावर की ओर बढ़े। लोहे के खंभों से टकराने का खतरा हर पल बना हुआ था। जैसे ही उनके जूते टावर के जंग लगे प्लेटफॉर्म पर टिके, उनका पैर फिसला, लेकिन उन्होंने तुरंत रेलिंग पकड़ ली। उन्होंने अपनी हेलमेट की लाइट जलाई। रोशनी की किरण सीधे उस लोहे के बक्से पर पड़ी, और फिर सार्जेंट विक्रम की सांसें थम गईं। वहां कोई दुश्मन नहीं था, कोई बड़ा आतंकवादी नहीं था, और न ही कोई सेना का जवान था। वहां कीचड़ और बारिश के पानी में लिपटा एक दुबला पतला लड़का पड़ा था। उसका शरीर बेजान लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह ठंड से नीला पड़ चुका था। लेकिन जिस चीज ने विक्रम को सबसे ज्यादा चौंकाया, वह थे उसके हाथ। लड़के की दोनों हथेलियां काली पड़ चुकी थीं, जली हुई थीं। उसके पास ही 2 नंगे तार पड़े थे, जिनसे अभी भी धुआं निकल रहा था। विक्रम तुरंत समझ गए कि क्या हुआ था। इस लड़के ने खुद को स्विच बना लिया था। उसने नंगे तारों को नंगे हाथों से जोड़ा था, ताकि पायलट को रोशनी दिख सके। हे भगवान, विक्रम के मुंह से निकला, सर, टारगेट मिल गया है, लेकिन यह तो एक बच्चा है। क्या कहा? बच्चा? राठौर की हैरान आवाज आई। हां सर, और इसकी हालत बहुत खराब है। इसने अपने हाथ जला लिए हैं सिग्नल देने के लिए। पल्स बहुत धीमी है, हमें इसे तुरंत निकालना होगा। विक्रम ने जल्दी से राजू के पास घुटने टेके। उन्होंने अपनी जैकेट उतारकर राजू को ढका और विंच के पट्टे हार्नेस से उसे सुरक्षित बांध दिया। हिम्मत मत हारना शेर, विक्रम ने राजू के कान में कहा। भले ही वह बेहोश था, तुम्हारी सवारी आ गई है। उन्होंने ऊपर इशारा किया। मोटर चली और राजू का बेसुध शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वह बारिश के बीच से होकर उस उड़न खटोले की ओर जा रहा था, जिसे उसने अपनी हिम्मत से बुलाया था। जैसे ही राजू को हेलीकॉप्टर के अंदर खींचा गया, वहां मौजूद मेडिकल ऑफिसर ने तुरंत उसका ऑक्सीजन मास्क लगाया। सार्जेंट विक्रम भी ऊपर आ गए। उन्होंने राजू के पास पड़ी उस पुरानी बैटरी और टूटी टॉर्च के स्प्रिंग को देखा, जो अब भी तारों से जुड़ा था। विक्रम ने अपना सिर हिलाया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जुगाड़ और इतनी हिम्मत नहीं देखी। इस लड़के ने कबाड़ से सेना को बुला लिया। उसी समय नीचे गांव में शिव मंदिर के अंदर पानी अब घुटनों से ऊपर आ चुका था। लोग अब उम्मीद छोड़ चुके थे। दिए बुझ चुके थे। सिर्फ बिजली की कड़कड़ाहट ही रोशनी का एकमात्र स्रोत थी। कमला देवी अब बैठ भी नहीं पा रही थीं। उनका सिर एक दूसरी महिला की गोद में था। वह बड़बड़ा रही थीं, राजू, मेरा राजू। प्रधान जी पानी में खड़े थे, भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। हे महादेव, अगर कोई पाप हुआ हो तो मुझे सजा दे, इन मासूमों को नहीं। तभी
बादलों की गर्जना के बीच एक नई आवाज आई, धुड़ 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 धुड़। यह आवाज अलग थी, यह एक लय में थी, यह किसी मशीन की आवाज थी। एक आदमी खिड़की के पास चिल्लाया, आवाज सुनो, कोई है ऊपर, कोई है। सबने अपने कान खड़े कर लिए। आवाज तेज होती जा रही थी और फिर मंदिर के गुंबद के ऊपर से एक तेज रोशनी, सर्च लाइट गुजरी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि मंदिर के अंदर का अंधेरा एक पल के लिए गायब हो गया। हेलीकॉप्टर, बच्चे चिल्लाए, सेना आ गई, सेना आ गई। रोते हुए चेहरों पर मुस्कान आ गई। लोग खुशी से एक दूसरे के गले लगने लगे। राजू, कमला देवी ने अपनी कमजोर आंखों से छत की ओर देखा। तूने कर दिखाया मेरे लाल, तूने कर दिखाया। हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर सकता था क्योंकि चारों तरफ पानी था, लेकिन उसने मंदिर के ऊपर मंडराते हुए रस्सियां नीचे फेंकी। साथ ही लाउड स्पीकर पर एक आवाज गूंजी, घबराएं नहीं, मदद आ गई है, नावें रास्ते में हैं, जो बीमार हैं उन्हें हम पहले एयरलिफ्ट करेंगे, धैर्य रखें। कुछ ही मिनटों बाद मंदिर की छत पर गरुड़ कमांडो उतरने लगे। उन्होंने सबसे पहले गर्भवती महिला और कमला देवी को स्ट्रेचर पर बांधकर ऊपर खींचना शुरू किया। जब कमला देवी को हेलीकॉप्टर के अंदर खींचा गया तो उनकी नजर फर्श पर लेटे एक लड़के पर पड़ी जिसे कंबल में लपेटा गया था और ऑक्सीजन दी जा रही थी। भले ही उसका चेहरा ढका था, लेकिन एक मां को पहचानने के लिए चेहरे की जरूरत नहीं होती। उसने उसके जले हुए हाथों को देखा। राजू, वह चीखी, लेकिन उसकी आवाज हेलीकॉप्टर के शोर में दब गई। मेडिकल ऑफिसर ने उन्हें शांत किया। वह जिंदा है मां जी, वह जिंदा है, और आज हम सब जो जिंदा हैं वो इसी की वजह से हैं। अगली सुबह सेना का बेस अस्पताल, देहरादून। बारिश अब रुक चुकी थी। सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। अस्पताल का वह वार्ड सफेद और शांत था, जो पिछली रात के तूफान से बिल्कुल अलग था। राजू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन वह एक नरम बिस्तर पर था। उसे याद नहीं था कि उसने आखिरी बार इतने नरम गद्दे पर कब सोया था। उसने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वे भारी पट्टियों में बंधे हुए थे। आराम से मेरे हीरो, एक भारी और रौबदार आवाज आई। राजू ने सिर घुमाया। उसके बिस्तर के पास एक वर्दीधारी अफसर खड़े थे। उनके कंधे पर सितारों के बैज चमक रहे थे। यह कर्नल सिंह थे और उनके पीछे व्हील चेयर पर बैठी उसकी मां कमला देवी थीं। मां, राजू की आवाज सूखी और कमजोर थी। कमला देवी के गालों पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने बेटे के माथे को चूमा। मैं यहीं हूं बेटा, पूरा गांव सुरक्षित है, सुशीला को बेटा हुआ है, सब ठीक है। राजू ने राहत की सांस ली। और मेरा ट्रांसमीटर, वह काम किया? कर्नल सिंह हंस पड़े। वह हंसी एक पिता जैसी थी। काम किया बेटा, तुमने जो किया वह हमारे बड़े बड़े इंजीनियर नहीं सोच सकते थे। तुमने टॉर्च के स्प्रिंग को रजिस्टर बनाया और खुद को कंडक्टर। पागलपन था वह। कर्नल ने अपनी टोपी उतारी और राजू के बिस्तर के पास रख दी। सेना में हम बहादुरी के लिए मेडल देते हैं, कर्नल ने कहा, लेकिन कल रात तुमने जो किया उसके लिए कोई मेडल काफी नहीं है। हमारे कमांडो कह रहे थे कि वहां ऊपर मौत नाच रही थी और तुम यमराज से लड़कर सिग्नल भेज रहे थे। राजू ने अपने बंधे हुए हाथों को देखा। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन यह दर्द मीठा था। तभी वार्ड का दरवाजा खुला। वहां कुछ और लोग खड़े थे। यह गांव के प्रधान जी और कुछ बुजुर्ग थे जिन्हें सेना दूसरे हेलीकॉप्टर से लाई थी। प्रधान जी, जो हमेशा राजू को डांटते थे, आज सिर झुकाए खड़े थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और राजू के पैरों के पास बैठ गए। उन्होंने अपने सिर से पगड़ी उतारी और राजू के पैरों में रख दी। काका, यह क्या कर रहे हैं? राजू घबरा गया। तूने हमें शर्मिंदा कर दिया बेटा, प्रधान जी ने रुंधे गले से कहा। हम तुझे कबाड़ी कहते रहे, कचरा कहते रहे, और उसी कचरे ने हमारी जान बचाई। तू कबाड़ी नहीं है, तू इस गांव का हीरा है। तूने साबित कर दिया कि बड़ा काम करने के लिए बड़ी उम्र या पैसे की जरूरत नहीं होती, बस बड़ा जिगर चाहिए। राजू की आंखों में आंसू आ गए। यह वह सम्मान था जिसके लिए वह पूरी जिंदगी तरसा था। उसने अपनी मां की ओर देखा। मां की आंखों में जो गर्व था वह उसके लिए दुनिया के किसी भी इनाम से बड़ा था। अब तुम क्या करोगे राजू? कर्नल सिंह ने पूछा। हाथ ठीक होने के बाद वापस कबाड़ बीनोगे? राजू ने खिड़की के बाहर देखा, जहां नीला आसमान साफ दिखाई दे रहा था। नहीं सर, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कल रात आसमान को बहुत करीब से देखा है। अब मुझे जमीन पर मजा नहीं आएगा।
मुझे भी वो मशीन बनानी है जो बादलों को चीरकर लोगों की जान बचा सके। कर्नल सिंह मुस्कुराए। उन्होंने राजू के कंधे पर हाथ रखा। तो तैयार हो जाओ जवान, भारतीय सेना को तुम्हारे जैसे दिमाग की सख्त जरूरत है। अब से तुम्हारी पढ़ाई और ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हमारी। उस दिन अस्पताल के उस कमरे में एक नए सूरज का उदय हुआ। एक ऐसा सूरज जो रामपुर के अंधेरे को हमेशा के लिए मिटाने वाला था। समय किसी नदी के बहाव जैसा होता है, कभी रुकता नहीं, बस अपने निशान छोड़ जाता है। रामपुर गांव अब बदल चुका था। जिस जगह कच्चा पुल टूटा था, वहां अब एक मजबूत कंक्रीट का पुल खड़ा था और पहाड़ी की उस चोटी पर जहां कभी वह जंग लगा भूतिया टावर था, अब वहां एक आधुनिक कम्युनिकेशन स्टेशन बन गया था। उसके ऊपर तिरंगा शान से लहरा रहा था। आज गांव में मेला लगा था, लेकिन यह कोई साधारण मेला नहीं था। आज उस स्टेशन का उद्घाटन था। गांव के बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब नए कपड़े पहनकर पहाड़ी के नीचे जमा थे। तभी धूल उड़ाते हुए सेना की 3 जिप्सी गाड़ियां आईं और उनके पीछे एक काली सरकारी कार थी। गाड़ियों का काफिला रुका। एक फौजी ने दौड़कर कार का दरवाजा खोला। एक नौजवान बाहर निकला। कद लंबा, सीना चौड़ा और शरीर पर भारतीय सेना के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स की वर्दी। उसके कंधों पर लगे अशोक स्तंभ सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। वह अब लड़का नहीं था, वह अब कैप्टन राजू था। भीड़ में एक शोर हुआ, राजू भैया आ गए, राजू भैया आ गए। राजू ने अपना चश्मा उतारा और अपने गांव को देखा। वही मिट्टी, वही हवा, वही लोग। उसकी नजर भीड़ में बैठी एक बूढ़ी औरत पर गई। उनके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे और वह एक छड़ी के सहारे चल रही थीं। कमला देवी। राजू प्रोटोकॉल तोड़कर सीधा अपनी मां की ओर दौड़ा। उसने घुटने टेके और मां के चरणों में अपना सिर रख दिया। अरे, अब तो तू साहब बन गया है। कमला देवी ने हंसते हुए आंखों में आंसू भरकर कहा, वर्दी खराब हो जाएगी पगले। साहब दुनिया के लिए हूं मां, राजू ने कहा। तेरे लिए तो आज भी वही कबाड़ी हूं। मंच पर गांव के प्रधान जी, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, ने माइक संभाला। उनका गला भर आया था। भाइयों और बहनों, प्रधान जी बोले, 10 साल पहले इसी जगह पर हमने एक बच्चे को पागल कहा था। हमने उसे रोका था, लेकिन उस रात अगर वह पागल अपनी जान पर न खेलता तो आज हम में से कोई यहां जिंदा न होता। आज यह टावर सिर्फ टावर नहीं है, यह राजू की जिद का प्रतीक है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी घाटी गूंज उठी। राजू माइक पर आया। उसने अपनी हथेलियों को देखा। वहां अब भी जलने के गहरे निशान थे। डॉक्टरों ने सर्जरी की थी, लेकिन निशान रह गए थे और राजू ने उन्हें मिटाने से मना कर दिया था। वे निशान उसके मेडल थे। उसने सामने बैठे स्कूल के बच्चों को देखा, जो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई सुपर हीरो हो। मेरे पास आप सबको देने के लिए कोई भाषण नहीं है, राजू ने अपनी शांत और गहरी आवाज में कहा। बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली। वह एक पुराना जंग लगा हुआ टॉर्च का स्प्रिंग था। वही स्प्रिंग जिसने उस रात जान बचाई थी। लोग इसे कचरा कहते हैं, राजू ने स्प्रिंग को ऊपर उठाकर कहा, लेकिन एक इंजीनियर के लिए यह एक रजिस्टर है, एक कलाकार के लिए यह एक आकृति है, और मेरे लिए यह जिंदगी है। सन्नाटा छा गया। सब ध्यान से सुन रहे थे। आपकी गरीबी, आपके फटे कपड़े, आपका टूटा घर, यह सब सिर्फ ऊपर का आवरण है। असली चीज आपका दिमाग और आपकी हिम्मत है। दुनिया आपको कहेगी कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम्हारे पास साधन नहीं है। वे हंसेंगे, उन्हें हंसने देना। वज आपकी आप साधन पड़ेगा। राजू ने आसमान की ओर इशारा किया, क्योंकि जब आप अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो यह आसमान भी झुककर आपकी मदद करता है। कबाड़ चीजों में नहीं होता, कबाड़ हमारी सोच में होता है। अपनी सोच साफ रखो तो कचरे से भी कंचन सोना बन सकता है। भाषण खत्म हुआ। राजू ने रिबन काटा। नए टावर की बत्तियां जल उठीं। शाम को जब सब चले गए, राजू अकेला उस जगह खड़ा था जहां वह पुरानी बैटरी रखी थी। तभी एक छोटा लड़का, शायद 10 साल का, उसके पास आया। उसके हाथ में एक टूटा हुआ रेडियो था। साहब, लड़के ने डरते हुए पूछा। राजू घुटनों के बल बैठा। हां दोस्त, लोग कहते हैं यह रेडियो खराब है। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? राजू मुस्कुराया। उसे उस लड़के में अपना बचपन दिखाई दिया। उसने लड़के के हाथ से रेडियो लिया, उसे कान के पास हिलाया और फिर अपनी जेब से अपना पेन निकालकर उसे दिया। मैं नहीं, राजू ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा। तुम
तुम इसे ठीक करोगे, क्योंकि असली जादू रेडियो में नहीं, तुम्हारे हाथों में है। लड़का खुशी से दौड़ गया। राजू वहां खड़ा होकर डूबते हुए सूरज को देखता रहा। हवा में एक नई ठंडक थी, लेकिन आज वह डरावनी नहीं थी। आज वह हवा जीत का गीत गा रही थी। रामपुर का कबाड़ी अब देश का रक्षक था, और यह कहानी हवाओं के साथ बहती हुई हर उस बच्चे तक पहुंचने वाली थी जिसे दुनिया ने कभी न कभी बेकार समझा था।